बघेल आज रायपुर लौटेंगे। आपको बता दें, असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के बाद सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौटेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने 2 दिनों तक ताबड़तोड़ कई सभाएं की, चुनावी प्रचार किया और चूंकि वो असम में सीनियर ऑब्जर्वर के पद पर कांग्रेस की तरफ से हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत का मंत्र दिया। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम भूपेश बघेल असम में थे और आज रायपुर लौट रहे हैं। कांग्रेस भी अब असम में जोर दिखा रही है और सीएम भूपेश बघेल ने ताबड़तोड़ कई सभाएं की हैं 2 दिनों में असम में, और इसके बाद आज सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौटेंगे। असम में चुनावी माहौल चरम पर है। कांग्रेस ने जीत के लिए छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भरोसा जताया और चुनावी मैदान में भूपेश ब्रिगेड को प्रचार के लिए उतार दिया। मकसद साफ है, असम में छत्तीसगढ़ियों को साधना। लेकिन असम में ये छत्तीसगढ़ी फॉर्मूला कितना सही साबित होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक जरूर माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। असम चुनाव में छत्तीसगढ़ी फॉर्मूला, प्रदेश के मुखिया को कमान, विपक्ष को धूल चटाने की तैयारी, भूपेश की टीम पड़ेगी भारी। असम में चुनावी पारा हाई है। कांग्रेस किसी भी प्रकार की ढील नहीं देना चाहती है, इसलिए हाईकमान ने असम की जिम्मेदारी उस प्रदेश के नेताओं को दी है जिन्होंने सबसे बड़े मार्जिन से अपने प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराया। भूपेश एंड ब्रिगेड पूरे जोर शोर से असम में चुनाव प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश खुद 3 दिनों से अलग अलग विधानसभा सीटों में ताकत झोंक रहे हैं। यानी ये साफ हो गया है कि असम में कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जीत का फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में है। हाईकमान ने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को मुख्य ऑब्जर्वर बनाया है असम का। असम के चुनावी गणित का पूरा दारोमदार छत्तीसगढ़ की सरकार के नेतृत्वकर्ता आदरणीय भूपेश जी और उनकी पूरी टीम के ऊपर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निरंतर दौरा असम में चल रहा है। कांग्रेस के जो हमारे प्रशिक्षण देने वाली टीम है, जो बूथ मैनेजमेंट का काम करने वाली टीम है, वो तो असम में पहुंच चुकी है, अपना काम प्रारंभ कर दिया है। अब अधिकांश जो माननीय विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों की जवाबदारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के 150 से ज्यादा छोटे बड़े नेता असम में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। प्रचार के साथ साथ बूथ मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी भी भूपेश ब्रिगेड के कंधों पर ही है। बूथ मैनेजमेंट के लिए जल्द ही मेयर एजाज ढेबर के साथ एक टीम असम रवाना होने वाली है। तो आखिर में बैक सपोर्ट के लिए प्रदेश के मंत्री भी चुनावी समर में उतरेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर प्रभार मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जो हमने फार्मूला छत्तीसगढ़ में आजमाया था, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बूथ स्तर पर ट्रेनिंग हुई थी, वही ट्रेनिंग देने का काम हम लोग जाके आसाम में कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी एक परिवर्तन की लहर दिख रही है, जिस तरीके से अभी पूरा देश में एक व्यापक तौर पर परिवर्तन दिख रहा है। चुनाव भले ही असम में हो रहे हों, लेकिन उसकी गर्मी छत्तीसगढ़ में भी महसूस हो रही है। असम की कई सीटों पर छत्तीसगढ़िया लोग असर डालते हैं, लिहाजा इन सीटों पर जीत की जिम्मेदारी भी छत्तीसगढ़ के नेताओं पर है और इसीलिए सीएम भूपेश बघेल के साथ उनकी पूरी टीम चुनावी मैदान में उतरी हुई है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए बात करें अगर कोरोना की, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 665 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं पिछले 24 घंटे में 428 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इलाज के दौरान 7 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,17,974 पहुंच गई है। अब तक 3,09,979 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 4,098 हो गई है। वहीं दुर्ग में 154 नए केस मिले हैं। बेमेतरा में 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रायपुर में 203, धमतरी में 16 नए मरीज मिले हैं। बलौदाबाजार में 13 नए केस निकलकर सामने आए हैं। महासमुंद में 19, बिलासपुर में 50, रायगढ़ में 13, जांजगीर चांपा में 21, सरगुजा में 39 और कोरिया में 12 नए मरीज मिले हैं। वहीं सूरजपुर में 18 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं।
कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर सरकार की चिंता बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जिलों में समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें सभी को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। सभी जिलों के प्रभारी मंत्री ये बैठक लेंगे। वहीं बढ़ते मामलों पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, लिहाजा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कोरोना का दूसरे दौर का संक्रमण बढ़ रहा है। अब महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो रात का लगभग पूरे राज्य में कर्फ्यू है। नागपुर सहित 7 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है। अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है, लेकिन लॉकडाउन की ओर हम नहीं बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या व्यापक उपाय किए जा सकते हैं, हर जिला स्तर पे प्रभारी मंत्री इसकी बैठक लेकर समीक्षा करेंगे और उसकी निदान करने का उपाय करेंगे। इधर रायगढ़ में सर्किट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। आपको बता दें, मौके से 2 युवती और 3 युवक गिरफ्तार किए गए। 5 नग मोबाइल और आपत्तिजनक वस्तुएं भी जब्त की गईं। कई दिनों से यहां गोरख धंधा चल रहा था, जिसका खुलासा हुआ। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं दुर्ग में रबर मटेरियल में भीषण आग लगी है। कुम्हारी के रॉयल इलेस्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड में आग लगी है। आगजनी में लाखों के नुकसान की आशंका है। हाईटेंशन तार के नीचे ये आग लग गई थी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दुर्ग के कंडराका थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रबर मटेरियल में आग लग गई और दमकल कर्मियों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। हाईटेंशन तार के नीचे ये आग लगी थी, जिसके चलते लाखों का नुकसान हुआ है। इस खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता अनुभूति भाकरे ठाकुर दुर्ग से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनुभूति, काफी नुकसान हुआ है। रबर मटेरियल जो एक कंपनी है उसमें आग लगी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं कि देर रात का ये मामला है। अचानक से कुम्हारी की रॉयल इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड में आग लग गई। दरअसल यहाँ पर बड़ी मात्रा में रबड़ का सामान रखा हुआ था। इसी वजह से देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। सूचना पर अग्निशमन दल मौके पे पहुंचा। काफी बड़ी चुनौती थी अग्निशमन दल के लिए, क्योंकि नीचे रबड़ मटेरियल जिसमें आग लगातार बढ़ रही थी, काफी धुआं था और ऊपर हाई टेंशन लाइन होकर गुजर रही थी। तो सूझबूझ का परिचय देते हुए यहाँ पर अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। जी अनुभूति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, जैसा हमारी संवाददाता ने बताया कि आग काफी भीषण थी और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। फिलहाल रबर मटेरियल में आग बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ। खबर बिलासपुर से, जहां अवैध उत्खनन और परिवहन करते 11 वाहन जब्त किए गए। आपको बता दें, अरपा नदी में ये रेत का अवैध उत्खनन चल रहा था। गुटकू पंचायत के ग्रामीणों की शिकायत पर यह पूरी कार्यवाही की गई। बिलासपुर के खनिज विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की है। अरपा नदी में ये रेत का अवैध उत्खनन कर रहे थे। गुटकू पंचायत के ग्रामीणों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गजों पर हाईकमान ने अनुशासन का चाबुक घुमा दिया है। सह संगठन मंत्री ने 2 टूक शब्दों में पार्टी के दिग्गजों को रीति नीति की नसीहत दी है। उधर बीजेपी में चल रही कसावट पर कांग्रेस ने तंज कसा है। देखिए रिपोर्ट। अनुशासन को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बाद पार्टी के बाकी बड़े नेताओं ने भी सख्ती शुरू कर दी है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने 2 टूक शब्दों में पार्टी नेताओं को संदेश दिया। सह संगठन मंत्री ने कहा कि अब ये जान लें कि आप सरकार में नहीं, सभी नेता कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ता बनकर ही मिले। उन्होंने प्रदेश के बड़े नेताओं को पुत्र मोह और परिवारवाद छोड़ने की भी नसीहत दी। उनकी इस नसीहत को बीजेपी के दिग्गज पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बताकर स्वीकार कर रहे हैं। हमारे प्रभारी जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जी ने 2 टूक स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये मोह को छोड़ना चाहिए, उबरना चाहिए
कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है, इसको बचा करके रखना है, परिवारवाद में ढकेलना नहीं है। इसलिए मेरा पुत्र है इसलिए वो पदाधिकारी बने, ये औचित्य का विषय नहीं है। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और ना समझे, पार्टी का अस्तित्व है इसलिए हमारा अस्तित्व है, और पार्टी से ऊपर जो अपने आप को समझा वो कहीं का नहीं रहा। इसलिए पार्टी के जो निर्णय है, पार्टी का जो आदेश है वो सिरोधार्य होना चाहिए। प्रदेश बीजेपी नेताओं को पार्टी के अंदर से मिली नसीहत पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, बीजेपी की गुटबाजी विधानसभा में भी दिखी। बीजेपी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने से पहले अपने अंदर का परिवार छोड़े, यही उसके लिए बेहतर होगा। हमने सदन में जो देखा इससे तो आभास होता है, और आज कल ही उनके राष्ट्रीय जो संगठन के महामंत्री हैं उनका बयान जो आया है कि अपने परिवार से ऊपर उठो, तो ये तो उसी प्रकार बयान है जिस तरीके से रमन सिंह जी ने ठीक चुनाव पहले अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि कमीशन खोरी बंद करो, तो उन्होंने जो कल संदेशा दिया है कि अपने परिवार से ऊपर उठो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने परिवार से कब ऊपर उठेंगे, कब सड़क में आंदोलन करेंगे, ये उनको मुबारक। 2018 विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद लगातार मिल रही हार के बाद से पार्टी के प्रभारी और बड़े नेताओं ने पार्टी को गुटबाजी खत्म करने की नसीहत दी है। इससे एक बात तो साफ है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद जो सत्ता की बुराइयां हैं उससे बीजेपी के दिग्गज ग्रस्त हैं और कांग्रेस को इसका फायदा मिल रहा है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने सदन में बस्तर में रेल सुविधा का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरा। दीपक बैज ने बताया कि बस्तर से रेल किराए में सालाना 3,600 करोड़ रुपए की कमाई होती है, लेकिन यहां रेल सुविधा का अभाव है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बस्तर को रेल सुविधा नहीं मिली तो यहां से खनिज संसाधन भी नहीं ले जाने देंगे। साथ ही कहा कि लॉकडाउन से बंद हुई 5 ट्रेनों में से सिर्फ एक ही ट्रेन को शुरू किया गया, वो भी स्पेशल ट्रेन के नाम पर 40% अधिक किराया लिया जा रहा है। सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय रेल मंत्री भी बैठ रहे हैं और सुन भी रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, क्या आपकी सरकार में बस्तर को क्या मिला? क्या बस्तर को रेल की जरूरत नहीं है? माननीय सभापति महोदय, बस्तर जैसे जिला छत्तीसगढ़ का, पूरे देश में बस्तर जैसे छत्तीसगढ़ का एक जिला लोहे का भंडार है। उसमें माननीय सभापति महोदय, उसमें करोड़ों रुपए माइनिंग के माध्यम से केंद्र सरकार को करोड़ों अरबों रुपए राजस्व प्राप्त हो रही है। माननीय सभापति महोदय, सिर्फ माइनिंग ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से, एनएमडीसी और एसआर के ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से महीने में 300 करोड़ रुपए इस सरकार को रेलवे को मिल रहा है, सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग किराया। माननीय सभापति महोदय, हमारी लोहा जापान, कोरिया और विदेश को जा रही है, लेकिन बस्तर को क्या मिला? मैं अभी भी पूछ रहा हूं केंद्र सरकार से। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, एक वर्ष में 3,600 करोड़ रुपए सिर्फ राजस्व मिल रहा है यहाँ पे किराया से। क्या आप यात्री ट्रेन बस्तर के लिए एक यात्री ट्रेन नहीं दे सकते आप? महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया हाथियों के हमले से प्रभावित लोगों से मुलाकात करने खुर्सी टीकुर गांव पहुंची, जहां उन्होंने जो कहा सो किया थीम को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने 223 प्रभावितों को स्वेच्छा अनुदान राशि से 15-15 हजार रुपए के चेक भी बांटे और राशि का इस्तेमाल अच्छे कामों में करने की बात कही। इतना ही नहीं, मंत्री ने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी और उसका लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। जिला में इस तरह की घटनाएं हुई थी जिससे अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गया था। वहाँ से किसानों की जो खेती बाड़ी है उसमें नुकसान हुई थी और घर भी कई टूट गए थे और 1-2 जनता की भी हानि हो गई थी। इसलिए शासन की योजना के अनुसार जो मुआवजा उन्हें मिलना था वो तो मिला, परंतु मैंने भी अपने स्वेच्छा अनुदान से, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान था तो ऐसे तकलीफ़ में थे मेरे क्षेत्र के जनता, तो मैं अपने स्वेच्छा अनुदान से हर परिवार को 15-15 हज़ार की मुआवजा राशि उन्हें प्रदान की। वहीं रायपुर में चल रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर आज बैठक होगी। आपको बता दें, कलेक्टर, पुलिस और अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए, ऐसे निर्देश दिए गए। साथ ही स्टेडियम में जनता को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
भारत के मैच पर जनता की भीड़ उमड़ती है, जिसके चलते अब आदेश जारी किए गए हैं कि बैरिकेडिंग को लेकर भी कई निर्देश जारी हुए। भीड़ को व्यवस्थित करने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। वहीं भीड़ में ना रहने की हिदायत, बेपरवाह लोगों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। दुर्ग की हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षाएं होनी है, लेकिन उससे पहले ही विरोध शुरू हो गया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की मांग की। इन संबंध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलपति डॉक्टर अरुणा पटला को ज्ञापन भी सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से ऑफलाइन परीक्षा से इसके और फैलने की संभावना है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ने अप्रैल महीने में परीक्षा रखी है। इधर बिलासपुर में बिजली विभाग के सामने लाइन लॉस एक बड़ी समस्या बन गई है। जिले के सिटी सर्कल का लाइन लॉस 15 से 20% तक बढ़ा है। कई फीडरों में यह आंकड़ा तो 40% तक जा पहुंचा है। बता दें कि पिछले 3 महीने से लाइन लॉस को रोकने की कवायद की जा रही है। लगातार सर्वे हो रहा है। वहीं बिजली विभाग के सामने ये पता लगाना बड़ी चुनौती हो गई है कि आखिर बिजली की चोरी हो रही है या मीटर और लाइन में कोई खामी है। विभाग की तरफ से चेकिंग भी तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने सिटी सर्किल का लाइन लॉस 8% तक लाने की निर्देश दिए हैं। वहीं कांकेर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं और अब तो ये शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। स्थानीय रहवासी और व्यापारियों ने हाईकोर्ट के वकील के माध्यम से पीएम और परिवहन मंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी। पत्र में सभी ने लिखा कि भारी वाहनों के गुजरने के कारण रास्ते में हादसे की स्थिति बनी रहती है। वहीं चौड़ीकरण की भी मांग की गई। उसके बाद पीएमओ ने लेटर जारी कर जिला प्रशासन को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए, लेकिन अब भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। हर रोज रास्ते से भारी वाहन गुजरते हैं। अपर कलेक्टर का कहना है कि बाईपास में निर्माण कार्य चल रहा है, जिस वजह से बड़े वाहन शहर के अंदर से होते हुए गुजर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात भी कही है। शहर के बीचों बीच जो हाईवे जा रहा है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक तो बाईपास का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है और उस पर जिला प्रशासन की तरफ से जो है काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि जितने जल्दी हो सके वो बन जाए, जिससे कि जो शहर के बीचों बीच से जो भारी वाहन गुजरते हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। तो एनएच जो शहर के बीचों बीच से गुजरा हुआ है, उसमें 131 लोगों का जो सर्वे किए तो 131 लोगों के भूमि स्वामी हक की ज़मीन कुछ आ रही है ना। वो सीसी रोड तो बन गया है, लेकिन नाली निर्माण के लिए अभी प्रकरण जो है विचाराधीन है, लोगों से सहमति ली जा रही है। ये तो सही है कि लोगों को परेशानियां तो हो रही है। अभी फिलहाल पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण और बाईपास में भी कार्य जो हो रहा है, उसके चलते भारी वाहन जो है शहर के बीचों बीच से गुजर रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी असुविधा तो हो रही है। वहीं खबर बिलासपुर से, जहां हल्दीराम के गोडाउन में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गोडाउन में हल्दीराम प्रोडक्ट्स रखे हुए थे जो जलकर खाक हो गए। दमकल वाहन मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। आग लगने का कारणों का पता नहीं चल पाया है। व्यापार विहार स्थित हल्दीराम की एजेंसी का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हल्दीराम के गोडाउन में भीषण आग लग गई। हल्दीराम के काफी प्रोडक्ट्स इस गोडाउन में रखे हुए थे जो जलकर खाक हो गए। वहीं कवर्धा में वन विभाग ने शिकारियों को गिरफ्तार किया है। 3 शिकारियों को बंदूक के साथ उन्होंने गिरफ्तार किया है। दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों का वो शिकार कर रहे थे। आरोपियों से बाइक, बंदूक समेत कई सामग्री जब्त की गई है। वन विकास निगम के क्षेत्र के जंगल का ये मामला है। दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों को वो शिकार कर रहे थे। आरोपियों के पास से बाइक, बंदूक समेत कई अन्य सामग्री जब्त की गई है। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया अब छात्रों पर भारी पड़ने लगी है। रायगढ़ में ऑनलाइन गेमिंग के लिए उधार लिए पैसों के चक्कर में 17 साल के एक छात्र ने हत्या कर दी।
मामला कोसीर थाना क्षेत्र का है, जहां छात्र का शव 4 दिन बाद जंगल में मिला है। बता दें कि छात्र की हत्या उसी के दोस्त ने की है। शुरुआती जांच में पुलिस ने छात्र की पत्थर से कुचलकर छात्र की हत्या की पुष्टि की थी, लेकिन ये छात्र 9वीं क्लास में पढ़ता है और वहीं छात्र के माता पिता जम्मू में मजदूरी करते हैं। वो गांव में अपने दादा और छोटे भाई के साथ रहता था। छात्र 10 मार्च को लापता हुआ था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। तलाश में पता चला कि गांव के ही उसके दोस्त ने छात्र की हत्या कर दी है। बालक इसमें गायब हुआ है और कुछ मोबाइल में कुछ मैसेजेस आए थे, उस पर से विशेष टीम लगाई गई थी। उसका पैसे करीब 75,000 रुपये पैसा जो मृतक बालक है वो उसका लग रहा था, अलग अलग किस्तों में लिया हुआ था, उस पैसे को वापस नहीं कर। जो आरोपी है चौर फुटे के आधार पर उन्होंने कहा कि वो ब्लेड से उसका वहीं पे हत्या कर दिया था और शव को छुपाने के नियत से उसमें पैरा डाल दिया था, वो खेत में सुनसान जगह में छुपा दिया। वहीं बस्तर में आबकारी विभाग ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 32 लाख के करीब बताई जा रही है। ये गिरोह महाराष्ट्र से अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के कई राज्य तक शराब की अवैध तस्करी करते थे। ये फर्जी परमिट के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य शराब खपाने का काम किया करते थे। ऐसी ही एक डिलीवरी का पता पुलिस को मुखबिर के जरिए मिला, जिसके बाद आबकारी विभाग ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्त में शराब तस्कर गिरोह आया है। महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश कई जगह ये शराब की तस्करी करते थे। इधर गरियाबंद में 14 दिन से लापता बच्चे को आंध्र प्रदेश पुलिस ने परिवार को सौंप दिया। जैसे ही बच्चे ने अपनी मां को देखा तो दौड़कर उसने गले लगा लिया। बता दें कि 14 दिन पहले तिरुपति में दर्शन करने पूरा परिवार गया था। जब पूरा परिवार बस स्टैंड पर खाना खा रहा था तो उसी समय उनका 6 साल का बेटा शिवम अचानक लापता हो गया। लापता होने के बाद परिवार और दोस्तों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन बच्चे का पता नहीं चला। घटना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने आंध्र प्रदेश पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद बच्चे का पता चल सका। वहीं महासमुंद में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। कोसरंगी गांव में एक हाथी घुस आया। वन विभाग हाथियों पर नजर रख रहा है। 5 सालों में हजारों एकड़ की फसल हाथियों ने बर्बाद की है। महासमुंद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां हाथियों का आतंक जारी है। इधर कोरिया जिले में एक हाथी के कारण भरतपुर इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हाथी ने एक 20 वर्षीय युवक और 8 साल के बच्चे को घायल भी कर दिया। हाथी ने सूंड से उठाकर दोनों को दूर फेंक दिया, जिसके कारण युवक और बच्चा बुरी तरह से घायल हो गए। युवक का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं वन अमला गांव में गश्त करके ग्रामीणों को सतर्क कर रहा है। बताया जा रहा है कि एक हाथी अपने दल से अलग हो गया है, जो इलाकों में दहशत फैला रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हाथियों का आतंक कई इलाकों में जारी है। कोंडागांव की 2 आदिवासी युवतियों ने देश में पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। देहरादून में हुई जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में 3 राज्यों के खिलाड़ियों को मात देते हुए रमिता सोरी और नेहा मरकाम ने कांस्य पदक जीतकर राज्य के लिए इतिहास रच दिया। वहीं आईटीबीपी ने जुलाई 2016 में अपने हेड कांस्टेबल त्रिलोचन मोहांता के साथ इस तीरंदाजी को लेकर काम